1857 का वह साल जो हर भारतीय के दिल में और हर भारतीय किताब के इतिहास के पन्नों में एक सुनहरी अक्षरों में लिखा गया। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के इतिहास की पृष्ठभूमि के उस साल द्वारा छोड़े गए कुछ चिन्ह और कुछ परंपराएं या कुछ अनुच्छेद जो उस साल से प्रभावित हैं। तो मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम केयर 14 पे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो हमारे एग्ज़ाम कॉन्ट्रीब्यूस है इस वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंच जाए जी। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कुछ ना कुछ आज आप नया ज़रूर सीखेंगे और कुछ आसानी होगी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं वह कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। इस अधिनियम का कारण वही था जो 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको कुछ विद्वानों ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा है। और इस विद्रोह की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे वो इस विद्रोह से दूर थे। छोटे छोटे विद्रोह हुए, सभी ने मिलकर एक टाइम पे पूरे भारतवर्ष में आंदोलित कर दिया और मजबूरन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1858 का भारतीय शासन अधिनियम पारित कर दिया। अब इसका कारण क्या था? भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी इसको बताया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, गवर्नरों को समाप्त कर दिया और सारी शक्तियां अब किसके? ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। इस कानून की मुख्य विशेषता यही थी कि जो भी था विशेषताएं हम पढ़ेंगे कि 1858 का जो भारतीय शासन अधिनियम है इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं आई थी जो कंपनी शासन से अलग थी। हम देखेंगे वो कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो क्या था? भारतीय शासन सीधा ब्रिटेन के अधीन चला गया। अब क्राउन का शासन चलेगा। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा। जनरल का नाम बदलकर भारत वाइसराय कर दिया गया और भारत वाइसराय के निरीक्षण के लिए ब्रिटिश संसद में भारतीय सचिव पद का गठन किया गया। इसी तरह भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बना और हम इसे कह भी सकते हैं कि आखिरी भारत का गवर्नर जनरल जो 1858 से पहले था। भारत का गवर्नर जनरल था और यह पहला वाइसराय बना। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को भी समाप्त कर दिया गया और द्वैध शासन प्रणाली, क्योंकि हमने देखा है कि नियंत्रण बोर्ड प्रशासनिक कार्य देख रहा और व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी। उसके बाद एक नए पद का सृजन किया गया जो भारत का राज्य सचिव था। यह प्रशासन का नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। जो भी भारत के अंदर होंगे काम वाइसराय द्वारा, वो ब्रिटिश संसद में उनके बारे में विचार विमर्श करना, कानूनों पर कुछ हस्तक्षेप ब्रिटिश संसद का सीधे सीधे तौर पर यहाँ पे हमें देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इसको एक सलाहकार परिषद के रूप में दिखाया गया और इसका जो अध्यक्ष था उससे वह कौन था? भारत का सचिव जो ब्रिटिश संसद में भारतीय कार्यों के लिए उत्तरदायी था। अब इस कानून के तहत अगला गठन किया तो गया जो एक निगमित निकाय बन गई थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था कि भारत का सचिव परिषद का गठन किया गया, एक निकाय बन गई जिसे भारत और इंग्लैंड में कहीं भी मुकदमे करने का अधिकार दे दिया गया था। पर लेकिन इसके अगर इसके मेंबर कुछ
गड़बड़ी करेंगे तो इन पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता था। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो 1858 का साल था वो हमारे भारतीय प्रशासन के लिए, प्रशासन मशीनरी के लिए, प्रशासन बॉडी के लिए या संवैधानिक ढांचे की बहुत महत्वपूर्ण था। और हम देख सकते हैं कि इस कानून के तहत हमें काफ़ी कुछ जो नई चीज़ें हैं देखने को मिली थी। पहला, भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय में तब्दील हो गया। उसके बाद इस नियम के तहत कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई, राज्य सचिव पद का गठन किया गया और एक 15 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। अब इसके बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे, जो 1858 से पहले के कानून थे उनको हम चार्टर बोल रहे थे, चार्टर एक्ट, मगर लेकिन अब हमारे आए हैं एक्ट या अधिनियम। अब इसमें यही डिफरेंस था। अब इसके बाद 1861 में हमने देखा है कि जब इस कानून को लागू किया गया जो 1858 का था, इसमें कुछ कमियां होंगी या इसमें कुछ अलग चीज़ें होंगी या कुछ सुधार की ज़रूरत पड़ी, तो 1861 के कानून की ज़रूरत पड़ी। लगभग 3 साल बाद हमें एक और कानून देखने को मिला। अब इसमें क्या था, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित कर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर दिया गया। मीनिंग अब हम यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी देखने को मिली, बेशक वो गैर सरकारी रूप में ही आए। यहाँ पे हमारी परीक्षा में सवाल ऐसे ही बनते हैं कि वह कौन सा कानून था जिसके तहत प्रथम बार हमने देखा कि भारत के प्रशासन में है भारतीयों की भागीदारी आई। तो यहाँ से हमने देखा बास्ट में कैनिंग ने 3 राजा थे, एक तो बनारस के राजा पटियाला के और सर दिनकर राव को परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया। अब उसके बाद हमने देखा है कि मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी की दोबारा शक्तियां उनको दे दी गई, जबकि हमने पहले देखा था कि सारी शक्तियां किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास, ठीक है, फिर भारत के वाइसराय के पास आई, मगर लेकिन इस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बटांदरा कर दिया गया और यहाँ पे बंगाल और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को दोबारा विधायी की कानूनी शक्तियाँ दे दी गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उल्ट कर दिया गया और इसी तरह ही 1937 तक संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो 1935 का भारतीय प्रशासन कानून था वह लागू करने के लिए कहीं ना कहीं 1861 का जो कानून है वह जिम्मेदार था, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण शुरू हो चुका था। अब धीरे धीरे से एक्ट आएंगे, उनमें और सुधार किए जाएंगे और हम 1947 तक के एक्ट तक पहुँचेंगे। हम देख रहे हैं बंगाल और उत्तर पश्चिम पंजाब तथा कर्नाटक 1862-66 में इन विधान परिषदों का गठन किया गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, बंगाल की विधान परिषद, उत्तरी पश्चिमी प्रांत की विधान परिषद और पंजाब की विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? अब आज़ाद भारत की या आज़ाद भारत से पहले की, इसमें ज़रूर आप शब्दों का हेर फेर देख सकते हो। अगर आज़ाद भारत के पहले की बात करेंगे तो यह सन होंगे, उसके बाद की हम आगे उसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। अब इससे अगला क्या था कि इसी तरह वाइसराय की परिषद का कार्य संचालन करने के लिए, नियम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई और लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दे दी गई। अब यहाँ से हमारे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली को किसने मान्यता दी थी? तो हमारे आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। एक और चीज आई थी यहाँ पे, जो हम भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ते हैं, वह भी 1861 के कानून की सीधी सीधी छाप है कि जब कोई विधानसभा
का अगर ना चल रहा हो तो गवर्नर जारी कर सकता है। अगर संसद का ना हो, कोई भी सदन कार्यरत ना हो या कोई भी सेशन ना चल रहा हो, ऐसे समय में कोई कानून बनाने की ज़रूरत हो तो हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उसकी अवधि लगभग 6 माह हो सकती है अध्यादेश की। तो यह है जो डायरेक्टली हमने जो भारतीय संविधान की विशेषता है या राष्ट्रपति की शक्तियों में इसको ऐड किया गया है, तो ये 1861 के कानून की ही छाप है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर को ऐसी शक्तियाँ या भारत के वायसराय को ऐसी शक्तियाँ दी गई थी कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो 1892 का हम अधिनियम देख रहे हैं, इसमें कुछ अलग विशेषताएं आई थी कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, इनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन ध्यान रखा गया कि सरकारी सदस्य ही ज़्यादा होंगे, बहुमत उनके आधार पे ही। सिर्फ एक शक्तियों का विकेंद्रीकरण या भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक षड्यंत्र था कि जो विरोध 1858 में हुआ था वो दोबारा ना पनपे, तो उन नेताओं को संतुष्ट करने के लिए सदस्य के रूप में मान्यता देने लगे। और यहाँ पे एक और चीज़ की गई कि सबसे पहले बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। एक अलग चीज़ कर दी गई कि बजट पर बहस होगी, प्रश्न उत्तर होंगे और उनके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जो आज हमारे संसद में पूछे जाते हैं, सरकारी और गैर सरकारी मेंबर इनमें। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था कि केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर गैर सरकारी सदस्य नामित होंगे तो वो वायसराय की सिफारिश से ही होंगे। मगर लेकिन इसके उल्ट अगर आप प्रांतीय परिषद की बात करोगे, नगर पालिका की बात करोगे, विश्वविद्यालय की संघ की बात करोगे, तो वहाँ पर गैर सरकारी नियुक्त करने का गवर्नर को दिया गया था। अब इस अधिनियम के तहत हमने देखा कि लगभग अगर हम देखें तो 1892 के जो अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने के लिए केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में। अब इसके बाद महत्वपूर्ण एक्ट हमारे पास आता है 1909 का अधिनियम। अब इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है और हम इसको जान सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी, क्योंकि लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। अब यहाँ पे हो सकता है कि मिंटो कौन थे, भारत के वाइसराय थे, और मार्ले कौन थे, राज्य सचिव थे। ये क्वेश्चन सीधा सीधा कई बार पूछा जाता है कि मिंटो कौन थे और मार्ले कौन थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, जो मुख्य विशेषताएं क्या थी। पहली विशेषता अगर हम देखते हैं तो क्या थी, केंद्रीय परिषद में संख्या बढ़ा दी गई, 16 से 60 हो गई। उसके बाद केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय में गैर सरकारी सदस्यों को अनुमति दी गई। प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य फालतू कर दिए। उसके बाद दोनों सत्रों पर विधान परिषद में चर्चा कार्य दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना, ये 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। अब यहाँ पे एक और था, अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय किसी को वायसराय और कार्यकारी परिषद सदस्य का प्रावधान दिया गया, एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यालय के पहले प्रथम भारतीय सदस्य बने, जिन्हें बाद में विधि सदस्य बनाया गया, कानून सदस्य बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो कार्यपालिका परिषद में, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में गए थे। अब इस अधिनियम की महत्वपूर्ण जो था सांप्रदायिकता के आधार पर वोटिंग और चुनाव मुस्लिमों को यहाँ पर मिल गया था।
मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम को वोट सकते। सबसे पहले हम सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कह सकते हैं लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का लाभ मिल चुका था और मुस्लिम ही मुस्लिम को वोटिंग देके चुन सकते थे। उसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1919 आता है। अब इसको हम बोल देंगे, जो अधिनियम है लगभग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सरकार, क्योंकि इस टाइम क्या था, भारत के जो वाइस राय थे वो थे चेम्सफोर्ड और राज्य सचिव मॉन्टेग्यू थे। अब यह लगभग हमारा 1921 में लागू हुआ था, बना ये 1919 में था, पर लेकिन लागू इसको 1921 में किया गया। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं थी, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हम उन पर चर्चा करेंगे और चर्चा करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हम इसी तरह भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को अगली वीडियो में लगभग कवर कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं को। हमारे पास लगभग 2 या 3 कानून और बाकी बचे हैं, जिनकी लगभग सीधी सीधी छाप थी हमारे भारतीय संविधान के निर्माण पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।